हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरी तरफ से आप सबको नमस्ते। ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे इस उम्मीद के साथ हम लोग हर एक वीडियो बनाए जा रहे हैं और आप उसको देख करके अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा हम लोग सोच करके ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और जब भी इस तरीके की वीडियो को आप देखें तो नोटबुक मतलब पेन पेपर लेकर के बैठना चाहिए, ताकि जब भी कोई चीज आपको कहा जा रहा है कि इस वीडियो को पॉज करके देखें, फिर उस टाइम पे क्वेश्चंस करें, तो मतलब वो सब कुछ साथ साथ चलना चाहिए। दैट इज व्हाट मेरा सजेशन आप सब लोगों को। और एक बात मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि किसी भी चैप्टर के फाउंडेशन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर फाउंडेशन क्लियर होएगा तभी जाकर के आप आगे जाके न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके कर पाएंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में ही बहुत जल्दी दिखाई तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इस बात को ध्यान रख करके पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए आज हम लोग अपना जो टॉपिक नया सा जो करने जा रहे हैं उसका नाम है हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड हो सकता है गॉसियन सरफेस भी आज के लेक्चर में कवर हो पाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं और ये किस तरीके से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होता है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट। इफ अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इफ यू आर फर्स्ट टाइम यू हैव कम टू फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप पीछे के सारे वीडियोस आप देख करके आ रहे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेट्स गो इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, कम अलोंग विद मी। की बात कर रहे थे तो फ्लक्स होता क्या है। जैसे हमने पीछे बोला कि आप आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे और गॉस थ्योरम की बात करें, तो सबसे पहले हम फ्लक्स की बात करते हैं। व्हाट इज इन जनरल फ्लक्स क्या होता है। जब हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हमें इस तरीके का सुनने को मिलता होगा आपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और रेडिएंट फ्लक्स। कुछ लोग जो ये रेडिएंट फ्लक्स है उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। राइट, कि कितनी रेडिएशन, कितनी रेडिएंट एनर्जी या कितनी लाइट रेज किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी पास हो रही है। सो इन जनरल फ्लक्स होता क्या है, इट इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। नाउ अगर फील्ड लाइंस, यहाँ पे आपको इस बात पे गौर करना होगा, वी आर सेइंग फील्ड लाइंस। दिस इज नॉट, ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक रिंग लिया, उस रिंग से दो चार छड़ियां आपने ऐसे टेढ़ी पास करा दी या दो चार छड़ियां सीधी पास करा दी और फिर उन छड़ियों की काउंटिंग करें। ये उसके लिए टॉपिक नहीं बना। ये बनाया गया है फील्ड लाइंस, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, लाइट की रेज आती हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। तो उन रेडिएशंस का, उन वेक्टर फील्ड का, वो उन वेक्टर फील्ड के लिए हम लोग ये फ्लक्स पढ़ते हैं। तो किसी गिवन एरिया से, कोई पर्टिकुलर एरिया हमारे पास, उस पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में और उस गिवन एरिया से गुजर रही हैं। मैंने क्या बोला, किसी गिवन एरिया के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कितनी लाइंस ऑफ फोर्स, कितनी लाइंस, फील्ड लाइंस उस गिवन एरिया से, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में और उस गिवन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उसकी काउंटिंग को हम लोग उसकी काउंटिंग को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। आपको समझ में आ रही बात। सो इट इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। अब ये बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया कहने का क्या मतलब है, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि फील्ड लाइंस टेढ़ी जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर की तरफ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन फील्ड लाइंस का इस डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट है। तो हम लोग जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गुजर रही हैं, तो इन सातों की वजह से क्या इस डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि ये सातों मिल करके इस डायरेक्शन में 3 या 4 फील्ड लाइंस का इम्पैक्ट, अगर ये 7 लाइंस ऐसे नहीं गुजर करके 4 लाइन सीधे ऐसे गुजरती तो हो सकता है इतना ही इम्पैक्ट कॉज करती। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और हमने कोई गिवन एरिया ले लिया और उसका एक अपना एरिया वेक्टर है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वो तो है ही, लेकिन इस गिवन एरिया वेक्टर से, गिवन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में और उस गिवन एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही है। मतलब लाइंस पास का मतलब उस लाइन को टेढ़ा नहीं करना, बट उन फील्ड लाइंस का अगर हम इस तरीके से इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे तो वो कितने फील्ड लाइंस के इंपैक्ट के बराबर हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ले लिया।
सपोज कर लो यहाँ पे 3 और यहाँ भी मैंने 7 दिखा रखा है। अब मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक फील्ड लाइन ये माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ। दिस फील्ड लाइन आई एम रबिंग, कि ये फील्ड लाइन अब यहाँ नहीं है। अब अगर ये फील्ड लाइन नहीं है यहाँ पे, इफ दिस फील्ड लाइन इज नॉट हियर, ये फील्ड लाइन नहीं है, ओके, ये फील्ड लाइन नहीं है। सपोज करो उसी तरीके से ये वाली फील्ड लाइन भी नहीं है यहाँ पे, आपको समझना है इस बात को, यहाँ ये वाली फील्ड लाइन भी नहीं है। अब जरा देखिए क्या मतलब है इस बात का कहने का, कि सपोज करो ये 7 फील्ड लाइंस, ये जो 7 फील्ड लाइंस थी यहाँ पे, ये जो 7 फील्ड लाइंस थी, या ये जो 7 फील्ड लाइंस थी, इन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया से कुछ किसी पर्टिकुलर एंगल से होकर गुजर रही थी। तो इन सातों ने इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में क्या इंपैक्ट पैदा किया, हाउ मच इंपैक्ट दे हैव प्रोड्यूस्ड। तो हो सकता है कि इन सातों ने मिलकर जो इंपैक्ट प्रोड्यूस किया होगा, उसके जगह पे अगर ये 7 ना होकर के 5 लाइंस ऐसे गुजरती इसके डायरेक्शन में, तो वो उतना ही इंपैक्ट हो सकता था। So that's what the point we are trying to say, that it is the measure of number of field lines passing through a given area being perpendicular to the area. तो अगर टेढ़ी होंगी तब क्या करेंगे, तो हम उनको उन फील्ड लाइंस को सीधा तो नहीं करेंगे, हम उनका कंपोनेंट ले लेंगे। तो अब जरा देखिए क्या हुआ। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा डिग्री, और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का भी हो सकता हो। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर है, तो हम ई का कंपोनेंट ले लेंगे, क्या, ई cos थीटा। क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ऐसे जा रही है, तो ई cos थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और फिर उस ई cos थीटा को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। याद करो मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक टॉपिक पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 16, राइट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर नंबर 16 देखा है आपने, हो सकता है आप भूल गए हो, बट आपको मैंने वहां बताया था कि उसमें जो एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी हमने, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू और गिव यूनिट एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया इज दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर मैं इसको ठीक से कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। यही हमने पढ़ा था, ये एक प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रही है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग लाइक दिस, अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं कहूं कि भाई इस गिवन एरिया से और इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास है। तो हम क्या करेंगे, लाइंस को सीधा थोड़ी करने जाएंगे, तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उस एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा, कंपोनेंट निकाल लेंगे किसका, ई cos थीटा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए का ही डायरेक्शन बदल दे, लाइक अगर ये एरिया वेक्टर है तो हम ये ना ले करके हम बोले कि इस एरिया वेक्टर का ये कंपोनेंट ले लेते हैं, ए cos थीटा जाएगा, यानी कि ए का कंपोनेंट ले लो, ए cos थीटा। तो अब ई इंटू ए cos थीटा कर दें या ई cos थीटा इंटू ए कर दे तो बात आ जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 बात समझाने की कोशिश की, अगर ये 7 लाइंस हैं और तब मैं पूछूं कि इस डायरेक्शन में कितना इंपैक्ट हुआ, तो हो सकता है कि इन 5 लाइंस के इंपैक्ट के बराबर हुआ। मतलब ये समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। सो नाउ फ्लक्स होता क्या है, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो अगर परपेंडिकुलर ना हो तो क्या करेंगे, तो आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू मैथमेटिकली, ये जो आपको डिफाइन कर दिया गया। तो अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली कहना चाहें तो हाउ विल से दैट मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो दिस फाई फ्लक्स, और अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ई लगा देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। और बोला हेलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आ गया ई cos थीटा इंटू ए, और व्हाट वी कैन राइट ई इंटू ए cos थीटा। क्या बात, बहुत अच्छी तरीके। और आपको ये मैं बता चुका हूं, आप याद करो ई के बारे में क्या बताया था, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। व्हाट इज ई is the number of lines of force passing through given area being perpendicular to the area, given area nahi, so E is the number of lines of force passing through unit area being perpendicular to the area. तो यहाँ पे
इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकाल लिया। ई कॉस थीटा क्या होगा, ई कॉस थीटा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। बाबा इस डायरेक्शन में इतनी ई वेक्टर है, तो ए के डायरेक्शन में कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका कंपोनेंट निकाल दिया ई कॉस थीटा। नाउ ई कॉस थीटा इज टेलिंग यू व्हाट, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया इन दिस डायरेक्शन। तो भाई पूरे एरिया से कितनी पास होगी, आपने ए से मल्टीप्लाई कर, इसके लिए आपने क्या निकाला, number of lines ही तो निकाला from given area being perpendicular to the area. This is what I have written. It is measure of number of field lines passing through given area being perpendicular to the area. Flux, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, और अगर हम लाइट के केस में रेडियंट फ्लक्स की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग लाइट रेज कितनी, मतलब वहां इंटेंसिटी करके निकालते हैं, नहीं करना चाहते वरना टॉपिक के हमारे में निकल जाएगा। सो नाउ द आइडिया इज कि हम, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लोग, अब यहाँ पे मैंने ये बात समझा दी। नाउ समबडी आस्क व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब जरा देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो सिंपल सी वो बात ही कह सकते हैं, इट इज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ लोग यूज कर लेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, it is scalar product of electric vector, or you can write it is dot product of electric field vector and area vector, you can say like that. What is electric flux, ऐसे लिख लो, यानी कि this phi E is equal to electric field dot area vector, ये हमारा electric flux हो गया, this has become electric flux, ये हमारा electric flux है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर वो डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या है, स्केलर है, इट इज अ डॉट, सिंस इट इज डॉट प्रोडक्ट, इट इज डॉट प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि जो फाई है फाई ई, ये क्या है, स्केलर है, या दैट्स ट्रू, स्केलर है। तो ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। अच्छी बात ये समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं है तो ई का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, या एरिया वेक्टर का कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बाय डूइंग आइदर ऑफ थिंग्स आप क्या मेजर कर रहे हैं, ओके इस गिवन एरिया से एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कितनी लाइंस ऑफ फोर्स टोटल पास हो रही हैं। तो ये इन शॉर्ट ये डेफिनेशन भी चल सकता है, बट ज्यादातर टीचर्स ये डेफिनेशन नहीं पढ़ाया जाता, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कहा जाता है। और जब आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको ऑफिशियल डेफिनेशन ये होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ गिवन एरिया is given by dot product of electric field and area vector, electric field and area vector, electric field और area vector का जो dot product होगा उससे electric flux निकल के आएगा। Now अब अगर हमने ये पढ़ लिया कि ये electric flux है तो what is its unit, इसका unit क्या है भाई, तो अगर हम unit की बात करते हैं तो unit of electric flux mind you, अगर हम magnetic flux की बात करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, B डॉट ए, B मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, B डॉट ए पढ़ लेते हैं। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी, न्यूटन पर कूलम, और ये क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो मैं आपको फ्लक्स के बारे में कुछ चीजें पॉइंट वाइज लिखवा दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सब कुछ ठीक से समझेंगे। सो सबसे पहले ये हमने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ लिया, और अब हमने पहला पॉइंट यहाँ पे ये समझा, मतलब ये नोट करके जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखना होगा। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, आपको पता है ना कि न्यूटन मीटर और इनटू मीटर भी लिख सकते हैं और अपॉन कूलम लिख सकते हैं, और आपको मालूम है न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। सो दिस इज जूल,
एंड यहाँ मीटर लिख दिया और नीचे क्या आ गया, कूलम आ गया। और जूल अपॉन कूलम को क्या लिखते हैं बेटा, जूल अपॉन कूलम को क्या लिखते हैं, जूल अपॉन कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। तो ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर। तो अब आप इसका यूनिट ऐसे भी वोल्ट मीटर में भी याद कर सकते हैं और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम में भी याद कर सकते हैं या जूल मीटर अपॉन कूलम में भी याद कर सकते हैं। बट सीधी सी बात है कि ये इसका यूनिट है, ऐसे आपने लिख दिया। तो ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इट्स डायमेंशन। तो चलते हैं जरा अगले पेज पे। सो वी आर नोट नंबर 2 पे। फ्लक्स का हमने देख लिया है यूनिट क्या होता है, तो डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये ध्यान रखना कि जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पढ़ा वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट नहीं होना है, ध्यान रखना। परसेप्शन एक जैसा है बट दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आपने बोला जी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने न्यूटन पर कूलम लिखा है तो न्यूटन को क्या लिखेंगे, mlt-2। कूलम को क्या लिखेंगे, एम्पियर इनटू टाइम, q इज इक्वल टू it। और यहाँ क्या था जी, ये हो गया न्यूटन पर कूलम, दैट्स ओके। और इनटू आपको क्या लिखना है, एरिया लिखना है, सो दैट इज L स्क्वायर। सो नाउ व्हाट यू हैव डन हियर, this and this and right, this and this, so this is L square। तो ये रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, m L का पावर 3t-2 एंड नीचे क्या आ गया, a इंटू टी, राइट। अब अगले स्टेप में आप इसको क्या लिख दोगे, दिस इज m L 3t-3 a-1, ये इसका डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने देखा कि सिंस फाई इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, E डॉट ए पढ़ा, E डॉट ए पढ़ा, और यू नो दिस इज, यू हैव सेड दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो आपको मालूम है कि इट इज अ स्केलर, ये क्या है, स्केलर है, राइट, मींस फ्लक्स हैज नो डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या सीखा, फ्लक्स इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये ध्यान रखना होगा, फिजिकल क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक, अगर मैं आपसे पूछूं कि चूंकि सिंस फाई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए है, विच कैन बी रिटन एज ई ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है, ई ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन एज ई कॉस थीटा इनटू ए आल्सो, राइट, और यू कैन राइट ई इनटू ए कॉस थीटा, दैट्स ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये थीटा, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो ये फ्लक्स कैसा आएगा, देन फाई ई इज इक्वल टू पॉजिटिव, फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है कि लाइंस ऑफ फोर्स, जरा इस डायग्राम को देखिए आप, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो जा रही हैं और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर कमिंग आउटवर्ड, ये लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड आ रही है, बाहर आ रही है। जैसे इस केस में आप फ्लक्स निकालोगे तो क्या होगा, E इंटू ए इंटू कॉस 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पॉजिटिव आ जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि फ्लक्स पॉजिटिव होने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कमिंग आउटवर्ड, ये मीनिंग होती है उसका। तो व्हाट आई मीन टू से दैट, यहाँ पे इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दो, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो अब उस केस में फाई क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ जी, पॉजिटिव फ्लक्स मीन्स, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब हुआ, पॉजिटिव फ्लक्स मीन्स लाइंस ऑफ फोर्स are coming outward, lines of force are coming outward, बाहर की तरफ आ रही है, ये इसका मीनिंग हुआ, लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग आउटवर्ड। तो हमने ये 4 पॉइंट पढ़ा। अब ठीक उसी तरीके से अगले पॉइंट की तरफ चलें। अगर हमसे ये कहा जाए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर। सो व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब ये हुआ, जरा आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, और इस डायग्राम को देख करके आप समझ जाइए कि क्या मतलब है।
सपोज कर लो मैं यहाँ पे कोई लाइन इस तरीके से लाइंस खींच दूं, एक, राइट, फिर दो, एंड दिस इज 3, एक और ले लेते हैं 4, इस तरीके से। और ऐसा करने के बाद मैं इसके ऊपर एक सर्कल बनाता हूं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ सर्कल हियर, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा ये सर्कल थिकर रहेगा तो अच्छा रहेगा। सो लेट्स सी, आई टेक दिस, अब ये लाइक दिस। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जरा देखिए गौर से, व्हाट एक्चुअली यू हैव गॉट फ्रॉम हियर, व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर, लाइक आई एम सेइंग दैट कि इस केस में इट इज वेरी क्लियर कि ये डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और आपने जो ये रिंग है, जो छल्ला है, फील्ड के ऊपर रखा है, तो इसका इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर किधर है भाई? अगर आप इसका एरिया वेक्टर लेना चाहोगे, लेट्स टेक इट्स एरिया वेक्टर। सपोज मैंने इसका एरिया वेक्टर लेना चाहा और समथिंग लाइक दिस, तो मैंने एक लाइन खींचा यहाँ पे और वो लाइन कुछ इस तरीके से दिखा है, राइट, इस तरीके से दिखा है, और बोला हेलो, ये जो इसका एरिया वेक्टर है, देखते जाइए थोड़ा सा, एंड एक लाइन और ऐसे ले लेते हैं हम लोग। और अब हमने यहाँ पे बोला कि ये जो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, यहां से भी एक ऐसे परपेंडिकुलर दिखा देते हैं इसको कुछ इस तरीके से, और ये इसका एरिया वेक्टर बना दिया जी। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये आपको क्या दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और छल्ला आपने इसके ऊपर रख दिया, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया, दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इट। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है जी, 90 डिग्री। तो अब लाइंस ऑफ फोर्स उस रिंग से कितना होके गुजरी, कुछ भी नहीं। तो इस केस में फाई क्या हुआ, फाई क्या हो गया, 0 हो गया, फाई इज 0। हियर द फाई ई इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो फाई 0 होने का मतलब क्या हो जी, सो फ्लक्स 0 मीन्स, फ्लक्स का 0 होने का मतलब होता है, फ्लक्स 0 का बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग निकलता है, एक दूसरा मीनिंग निकलता है। पहला मीनिंग ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तब भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। और दूसरा मतलब ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तब उस, you see, if you look at this definition, what is being said, it is measure of number of field lines passing through। तो यहाँ पे इस केस में कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू नहीं हो रही है, सब छल्ले के अंदर से गुजर रहे हैं, छल्ले के नीचे से गुजर जा रही है। सो छल्ले के थ्रू होकर के कोई भी लाइन ऑफ फोर्स गुजर नहीं पा रही है। सो फ्लक्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, और दूसरा मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आइदर केस हो सकता है फ्लक्स 0 होने का मतलब। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सपोज कर लो कि भाई ये थीटा जो है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन, और आई शुड से ग्रेटर देन 90 डिग्री, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखो जी ये गलत तरीके से लिखा जा रहा है। सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा हो,
थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम। तो अब इस बीच में क्या होगा, या इक्वल टू 180 डिग्री लिख लें। तो इस केस में कॉस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आएगी। सो दिस केस, इन दिस केस फाई ई क्या बनेगा, फाई ई विल बी नेगेटिव। और फाई ई नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी कि नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव फ्लक्स मीन्स lines of force are inward to the given area, inward to the given area मतलब उस एरिया के अंदर होके गुजर रही है। दिस इज व्हाट द फ्लक्स नेगेटिव होने का मतलब ये है। अगर फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि ये 6 पॉइंट हो गया हमारा। सो किसी भी जगह पे फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फाई मैक्स क्या होगा, फाई मैक्स इज बाय दैट इज ई इंटू ए, और दैट कुड बी प्लस और माइनस। क्यों, cos 0 का केस या cos 180 डिग्री का केस, cos 0 डिग्री। तो और दूसरा क्या हो सकता है, लाइक दिस इज, ये मैक्सिमम फ्लक्स है यानी कि प्लस ई आएगा, और दूसरा फाई मैक्स का ये भी सीन हो सकता है, दैट इज माइनस ई ए, दैट इज like this is 5 max can be, मतलब I should say that EA cos 180 डिग्री, और फिर अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। दिस इज व्हाट द मैक्सिमम फ्लक्स। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का सिर्फ ये मीनिंग है कि लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड है प्लस है तो, और इनवर्ड है निगेटिव है तो इनवर्ड है, ये आपको समझना होगा। ये प्लस और माइनस फ्लक्स के न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालते हैं, सिर्फ हमें यहाँ से ये इंडिकेशन मिलता है कि लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जा रही है या लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रही है। बाहर है तो प्लस और माइनस है तो निगेटिव की तरफ आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। जस्ट ए मिनट। यस बच्चों, तो हम लोगों ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन फ्लक्स के बारे में इकट्ठा की। अब जरा हम लोग इन बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने के बाद हम जरा इसको अपने न्यूमेरिकल की तरफ अगर लेके चलें कि ये कैसे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हमें तंग कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट वन क्वेश्चन ओवर हियर। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन वन वी हैव। देयर इज अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r and a charge of plus q unit is placed and it's placed at its center. Find flux passing through sphere. तो ये एक सवाल है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। इस पीछे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने लिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। थिंक ऑफ इट, राइट। सो लेट्स ट्राई। मैं चाहूंगा कि आप कम से कम 2 मिनट टाइम लगाइए एंड वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद आप सॉल्व करिए और फिर देखिए कि आपका सॉल्यूशन और जो मैंने सॉल्व किया वो कैसा है। सो लेट्स डू इट। Easily look in diagram and find the solution, right? This is a sphere of a radius r and यहाँ सेंटर O पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया है और अब हमें इसका फ्लक्स निकालना है। सो हाउ वी हैव टू डू इट। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया। लेट्स सपोज इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे है एंड वी कॉल इट ds1 वेक्टर। और इस ds1 वेक्टर का जो मॉड है वो कितने के बराबर है, ds के बराबर है। ओके, फिर यहाँ पे हमने एक एरिया वेक्टर चूज किया बहुत छोटा सा और बोला ये ds2 वेक्टर है और इस ds2 वेक्टर का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू ds, ऐसे लिख लिया। सिमिलरली आई कैन टेक दिस एज अ ds3 वेक्टर और मैंने बोला ds3 का जो मॉड है वो कितने के बराबर है, ds के बराबर है। ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे चार्ज क्यू है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ज की वजह से इस ds एरिया पे, ds एरिया मतलब बहुत छोटा सा एरिया है, तो इसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। यू विल टेक व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगे। आप कहोगे कि ये डायरेक्शन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस प्लस चार्ज की वजह से। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप क्या लिखोगे, ऐसे दिखाओगे, राइट। यू विल टेक दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि आप बोलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, होगा ना भाई। तो अगर मैं इस ds एरिया से फ्लक्स पूछूं तो कितना होगा। सो
like what you will do. So d phi, a small flux passing through ds area. तो आपने यहाँ की बात कर लो तो आप कहोगे d phi को हम क्या लिखेंगे? This d phi can be written as electric field और dot ds vector. This is what we can place it. इस क्वेश्चन में जो चार्ज रखा हुआ है इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, सिमेट्री है यहाँ पे. सो d phi is equal to e dot ds आपने लिख दिया. तो अब मुझे बताओ कि जब आप ऐसे लिख दोगे तो अगले स्टेप में आप इसको क्या लिखोगे? e ds cos 0 लिखना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सेम है. तो d phi कितने के बराबर आ गया? e into ds हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें तो भाई इस पूरे स्फीयर से फ्लक्स निकालना है, स्फेरिकल शेल से निकालना है. आपने शेल के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन लिया और छोटे से पोर्शन से कितना फ्लक्स है निकाल दिया. तो ठीक उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे जैसे आपने इस जगह पे निकाला तो आप ds1 वेक्टर कर दो, यहाँ निकालोगे तो e वेक्टर डॉट ds. आप कहोगे सर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो e1 है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर e2 है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया. यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड e3 है. दैट्स ओके. ये d phi 1 कह दिया आपने, e डॉट ds आ गया. ये e क्या है? e1 का मॉड है. इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? e1 वेक्टर. क्यों? e1 वेक्टर और e2 वेक्टर में क्या फर्क आएगा? डायरेक्शन का फर्क आएगा. न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसकी भी kq/r² होगा, इसका भी kq/r² होगा, इसका भी kq/r² होगा. न्यूमेरिकल वैल्यू तो e1 का, e2 का, e3 का सबका सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए आपने e1 कह दिया, e2 कह दिया, e3 कह दिया, समथिंग लाइक दैट. तो आपने e1 डॉट ds1 किया और आपने यहाँ पे e1 का मॉड e लिख लिया. सो समथिंग लाइक दैट e1 का मॉड इज इक्वल टू e, फिर e2 का मॉड इज इक्वल टू e, and similarly you can write this e3 वेक्टर का मॉड is equal to e dot ds आ गए. तो अगर d phi 2 भी निकालते तो क्या आ जाता? e2 dot ds2 निकालते आप. समझाने के लिए इतना बारीक ये लाइक. अब यहाँ पे क्या लिखोगे? e ds cos 0 ही लिखना पड़ेगा ना आपको. सो फाइनली ये आएगा क्या? e ds ही आएगा. एंड सिमिलरली अगर d phi 3 भी निकालोगे तो क्या आएगा? वो e dot ds ही आएगा. तो आपने क्या देखा? इस तरीके से इसके ऊपर जितने भी छोटे छोटे ds लोगे उन सबके थ्रू से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो क्या है? e डॉट ds है. आपको चाहिए पूरे के तरफ से, तो अब आप अगले स्टेप में जाओ और अगले पेज पे जाओ और इसको सॉल्व कर दो. सो नाउ दिस phi इज इक्वल टू phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए शेल से, स्फेरिकल शेल से. सो हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी देयर, ये रिजल्ट कितना होएगा? सो हाउ मच दिस शेल से ये आएगा कितना जी? तो आप कहोगे e डॉट ई जो आपने निकाल रखा है, आपने जो ई निकाल रखा है और जो ds निकाल रखा है, आप उसको क्या करोगे? सरफेस इंटीग्रल कर दोगे. ये आपको नोटेशन में पहले भी सिखा चुका हूं सॉलिड एंगल पढ़ाते समय. तो e डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल, राइट. वाई e डॉट ds? चूंकि आपने देख लिया कि यहाँ पे e डॉट ds, यहाँ पे e डॉट ds, यहाँ डॉट ds, यानी कि ds हर आपने पूरा का पूरा सरफेस इंटीग्रल निकाल लिया. तो अब बताओ e की वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि आपने ऐसे लिखा और e की वैल्यू लिखते. तो e की वैल्यू क्या होगी? q अपॉन 4 pi epsilon naught r square. This is what value of this e. And यहाँ क्या लिख दिया? So now here in the question क्या बाहर आ सकता है? q by 4 pi epsilon r square बाहर आ सकता है और फिर this and surface integral के. तो ये ds पूरा स्फेरिकल शेल का अगर तुम करोगे तो वो क्या 4 pi r square निकल के आएगा. तो दिस विल कम आउट q by 4 pi epsilon naught r square और into what 4 pi r square. ये आ गया जी. तो इसका सरफेस इंटीग्रल ये होगा. आपको समझ में आ रहा ना? व्हाट आई हैव डन, ds का सरफेस इंटीग्रल 4 pi r square लिखा मैंने. तो जब आप ये कर दोगे तो 4 pi r square यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? q by epsilon naught. तो ये जो रिजल्ट आया आपके पास q by epsilon naught, राइट, दिस इज योर phi, दिस इज योर phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस से? शेल से, स्फेरिकल शेल से. ये रिजल्ट आ गया जी. तो जो कुछ आपने पढ़ा था यहाँ पे पीछे, जो आपने कुछ पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन आपने देख लिया यहाँ पे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब इस रिजल्ट को, जो ये रिजल्ट आपके सामने है, इसका कोई बेहतर एप्लीकेशन आपसे पूछ ले तो क्या करोगे? मैंने इस रिजल्ट का कोई एप्लीकेशन पूछ ले तो आप इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं. अभी जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कुछ इस तरीके से कि राइट देयर इज 1 माइक्रोकूलम चार्ज, हाउ मच, 1 माइक्रोकूलम चार्ज, और ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज आपने किसी स्फेरिकल शेल के सेंटर पे रख दिया। लेट्स थिंक दैट यू हैव अ स्फेरिकल शेल, और इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है, और उस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे आपने, अब उस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे आपने रख दिया जी ये स्फेरिकल शेल है। होप यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। तो अब अगर यहां से आप कह रहे हो कि ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है सेंटर से ऐसे, ये डिस्टेंस आर है, तो अब बताओ इसे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या हुआ, 1 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज 10 का पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या करो, आप एक काम करो, 4 पाई ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 4 पाई नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 4 पाई इंटू 10 का पावर -6, और नीचे क्या लिखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 का पावर 9 लिख सकते हैं। तो दिस इज 4 पाई 9 इंटू 10 का पावर 9, और ये क्या आ गया, 10 का पावर -6। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया भाई, सो 9 इंटू 4 36, और इंटू पाई, और व्हाट, दिस इज 10 का पावर व्हाट 3। सो 36 पाई इंटू 10 का पावर 3 व्हाट, बताओ इसका यूनिट बताओ क्या लिखोगे। सो दिस इज जूल मीटर अपॉन कूलम। और अगले स्टेप में और आप इसको क्या ले सकते हैं, 36 पाई इंटू 10 का पावर 3, 36 पाई इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट, जूल पर वोल्ट मीटर, रिजल्ट आप लिख सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन राइट इट। आप लोगों को ये समझ में आया फाई क्या बात हो रही है। सो द आइडिया इज दैट कि अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं, तो अब इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, 1 कूलम के रिजल्ट को। तो अगर 1 माइक्रो कूलम होगा तो इतना होगा, 1 कूलम होगा तो क्या होगा, यहाँ 10 का पावर -6 नहीं होता है, यानी कि यहाँ 1 होता है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाता है, 36 पाई इंटू 10 का पावर 9 हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज की वजह से किसी आर रेडियस के स्फेयर के स्फेरिकल शेल से कितनी फ्लक्स निकलती है। सो 1 कूलम 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज corresponds to, मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना ये शायद आपको पता नहीं दिखे ना दिखे। सो लेट्स, सो आई से दैट कि 1 कूलम चार्ज 1 कूलम 1 कूलम चार्ज 1 कूलम 1 कूलम चार्ज 1 coulomb charge corresponds to what? This is 1 coulomb charge corresponds to 36 pi into 10 का पावर 9 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये फ्लक्स का यूनिट है, इतना फ्लक्स निकलेगा। तो क्या सर ये फ्लक्स किस बात पे डिपेंड करता है, ये आर रेडियस पे कहीं पे देखा आपने, इस क्वेश्चन में आर रेडियस कहीं पे आया नहीं, क्या यहाँ पे आर रेडियस कहीं पे रोल प्ले किया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप, ये बात समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं इसके ऊपर एक छोटा सा कोई इस तरीके का स्फेयर ले लूं, मैं बोलो हेलो ये वाला स्फेयर ले लो, इस वाले स्फेयर को ले लो, ओके, फिर तुम कहो कि ये स्फेयर है, रिंग मत समझ लेना आप सब लोग, इसको स्फेयर समझना, फिर कहो कि सर ये वाला ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है भाई तब भी ठीक है। मतलब आप आइदर यू कंसिडर इट फ्रॉम ब्लू वाल, इससे कंसिडर करो या इससे ले लो, मतलब आप किसी की भी बात कर लो, आप इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, इन सब के केस में फ्लक्स क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली चार्ज है, चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, आप इसको इतने में घेर लो तो भी उतनी ही लाइंस मिलेगी। अब अगर यहाँ जाके घेरोगे तो लाइंस तो उतनी ही मिलेगी, यहाँ जाके घेरोगे तो लाइंस तो उतनी ही मिलेगी। आपको ये बात समझ में आई? आर यू गेटिंग इट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको ये समझना है कि आपने पहले जो पढ़ा, बेसिक रिजल्ट पढ़ा, जो आपने बेसिक रिजल्ट पढ़ा कि भाई ये फ्लक्स होता है, डिफाइन किया, सीधा सीधा मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करो। तो जब आपने यहाँ अप्लाई किया, इस क्वेश्चन में अप्लाई किया, तो आपका एक रिजल्ट आया क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिजल्ट के बेसिस पे मैंने आपसे पूछा कि 1 कूलम की वजह से कितना होगा, निकाल दिया आपने,
और 1 माइक्रोकूलम की वजह से कितना होगा निकाल दिया, 1 कूलम की वजह से निकाल दिया। अब मेरा सवाल ये है कि इस पूरे रिजल्ट में कहीं पे आर का कोई नामो निशान है नहीं, तो इसका मतलब कि आप छोटा शेल ले लो, बड़ा शेल ले लो और बड़ा शेल ले लो, भैया उस चार्ज से जितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं उतनी ही निकलेंगी, चाहे आप यहाँ एनवेलप करो, यहाँ घेरो या वहां घेरो या वहां घेरो। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर आपने एक बल्ब जला दिया, कोई बल्ब लो कर दिया, बल्ब जला दिया, तो उस बल्ब से जो रोशनी निकलेगी, आप उस रोशनी को यहाँ घेर दो, यहाँ घेर दो, तो जो बल्ब से निकलने वाली रेज हैं आपने यहाँ घेर दिया या कहीं और बाहर जाके घेरो, तो नंबर ऑफ रेज तो उतनी ही रहेंगे ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे। और इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इसीलिए नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर चार्ज से जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उन फील्ड लाइंस की क्या है, काउंटिंग है। ये बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो आप लोग? अब मैं आपको एक और छोटे से क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा, राइट? और अब देखते हैं कि आप क्या करते हो। लेट्स थिंक ऑफ दिस इज अनदर क्वेश्चन हियर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि थिंक ऑफ दिस स्फेयर। आप मान के चलना कि ये स्फेयर है, इसको रिंग मत मान लेना, स्फेयर है। और इस स्फेयर के ऊपर हमने कहीं पे, इस स्फेयर के अंदर कहीं पे हमने एक चार्ज रख दिया। और चार्ज कहाँ रखा, लेट्स सी, आई एम टेकिंग दिस चार्ज हियर, यहां पे रखा 1 माइक्रोकूलम। नाउ चार्ज सेंटर यहाँ है, चार्ज मैंने यहां रखा, चार्ज आई हैव प्लेस्ड हियर। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? चार्ज यहाँ पे, अच्छा स्फेयर का सेंटर यहाँ है, हमने चार्ज यहाँ नहीं रखा, चार्ज यहाँ रखा। और अब बोला जी इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, आप मुझे बताओ कि इसका फ्लक्स कितना होगा। इसका रेडियस आर है, इससे कितना फ्लक्स हो जाएगा। चार्ज यहाँ रखा हुआ, दिस इज ओ और दिस पॉइंट इज ओ डैश, सो हाउ मच फ्लक्स विल बी देयर। अब बताओ क्या करोगे आप? तो अगर आप इस प्रोसीजर पे जाके ध्यान दोगे, इफ यू लुक एट दिस, कि सर यहाँ रखा, फिर ऐसे निकाला, यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ रखा, फिर ई डॉट डी एस निकाला, अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। फिर कैसे होगा? तो ये बहुत छोटी सी बात है जो आपने यहां मैंने आपको समझाया कि आपने देखा कि ये जो रिजल्ट निकाला आपने Q by एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसमें कहीं पे आर इन्वॉल्व है नहीं, भाई ठीक है आर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सर सेंटर पे रखा तभी तो ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कट के ये रिजल्ट आया ना। हाँ वो करके दिखाया, वो बात तो बिल्कुल सही है। अब आपको जो बेसिक, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, राइट, कि फ्लक्स क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। यही है ना, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने ये बात समझी है तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग हियर। तो इस स्फेयर से चार्ज को यहाँ रखा, तो ये आपने क्या निकाला, कितनी लाइंस यहाँ से निकली, कितनी यहाँ से, सारी आपने कैलकुलेट कर ली। और सारी कैलकुलेट करके आपने क्या बोला, Q by एप्सिलॉन नॉट। और फिर आपने इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज बोला कि अच्छा 1 माइक्रोकूलम होता तो क्या होता, इस ब्लू स्फेयर से आपने निकाला तो क्या इतना आ गया। फिर मैंने बताया कि अगर 1 कूलम का चार्ज होता तो इतना हो जाता। फिर मैंने बोला कि अरे यार यहाँ पे रखने पे इससे ये हुआ, यानी कि इतनी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी। तो अगर मैं ये ग्रीन वाला शेल ले लूं या येलो वाला शेल ले लूं, उससे कितने निकलेंगे? तो आपने क्या बोला, सेम निकलेगा। क्यों? क्योंकि इससे जो निकलने वाली लाइंस है वो आप यहाँ घेर दो या यहाँ घेर दो या यहाँ घेर दो या यहाँ घेरो, बात तो सेम होगी। अब किसी बच्चे के दिमाग में आए कि सर अगर मान ली कि यहाँ घेर दिया हमने और फिर उसके बाद आगे घेरा, तब क्या होगा, क्या इससे ये बंद हो गई होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, आपने किस तरीके के मटेरियल से इसको घेरा है। कहीं अगर आपने ऐसे किसी चीज से घेर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब इससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है, इफ यू थिंक लाइक दैट, तब तो भैया यहाँ कुछ होगा ही नहीं। वो गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपने एक चार्ज लिया, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने किसी ऐसे मटेरियल से घेर दिया कि अब उसकी लाइंस ऑफ फोर्स उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही। तो फिर बाहर वाले घेरे से अगर कोई पूछे कि कितनी फ्लक्स निकल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। फिलहाल पॉइंट ये है कि इसका मतलब कि इस चार्ज को अगर मैंने यहां रखा तो इससे जो फ्लक्स पास हुआ इस ग्रीन वाले स्फीयर से या येलो वाले स्फेरिकल शेल से या ब्लू वाले से, ये सेम आया, यानी कि इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर मैंने ये एग्जांपल दिया कि बल्ब को यहाँ रख दो और इसको ऐसे घेरो या और बाहर जाके घेरो, तो लाइन रेडिएशन जो लाइट रेज हैं वो तो नंबर में सेम होंगी, तो यहाँ भी वो क्या होंगी, सेम होंगी। सो अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ बोला कि चार्ज यहाँ रखा हुआ है।
अब बताओ क्या होगा जी, इससे कितना फ्लक्स होगा। तो अब आप एक काम करिए, एक छोटा सा स्फीयर लीजिए और आप ऐसे सोचिए कि ये जो ओ डैश पॉइंट है उसको ध्यान में रख करके आप एक सर्कल बना दीजिए, स्फीयर बना दीजिए। बोले ओके, दिस ओ डैश पोजीशन इज एट सेंटर ऑफ दिस ब्लू स्फीयर, स्फेरिकल शेल। तो इससे कितना पास होगा, दैट इज 1 माइक्रोकूलम है। तो 1 माइक्रोकूलम के केस में आपने बताया कि 36 पाई इंटू 10 का पावर 3 फ्लक्स होंगे, इतनी लाइंस मिलेंगी। तो जब इसने घेरा इतना ही, तो अब बड़े वाले घेरे से भी कितनी होंगी, जो इससे निकल रही होंगी, इफ आई शो इट लाइक दिस, जो इससे निकल रही होंगी, बच्चों एक मिनट, जो इससे निकल रही होंगी, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स यहां से ऐसे निकली, जो लाइंस ऑफ फोर्स यहां से ऐसे निकली, या जो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकली होंगी, जो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकली होंगी, तो आखिर ये घेर क्या रहा होगा, ये बाहर वाला स्फीयर क्या कर रहा होगा, इन्हीं लाइंस ऑफ फोर्स को घेरने में व्यस्त है ना भाई। तो जो जितनी यहां से निकली होंगी उसी को ये घेर पाएगा। इसका मतलब कि इससे भी फ्लक्स कितना पास होएगा, सेम। सो हियर इन दिस क्वेश्चन, लाइक if charge is if charge is if charge is not placed at center of spherical shell, if charge is not placed at center of spherical shell, but somewhere else within sphere, within spherical shell, मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर ही कहीं पे और रखा हुआ, अंदर ही है, बाहर नहीं है, तब उस केस में आपसे पूछा जाए कि कितना फ्लक्स होगा, then find flux through shell, find flux through shell। क्या होगा आंसर इस केस में? सो इन दिस केस हमारा सॉल्यूशन क्या निकल गया है, मैंने समझा दिया आपको। इन दिस केस phi is equal to again q by epsilon naught, that is equal to 1 microcoulomb, that is 10 का पावर minus 6 divided by epsilon naught, that is 8.85 into 10 का पावर minus 12। इनको सॉल्व कर दोगे तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। यस सर, आप लोगों को बात समझ में आई बेटा? राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट आवर रिजल्ट, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा फ्लक्स होगा, यानी कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 पाई इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट मीटर। दिस इज व्हाट। क्या सिर्फ कहोगे कि सर फ्लक्स नंबर होता है तो क्या हम उसको छोड़ दें, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखे 36 पाई इंटू 10 का पावर 3 लाइन्स, क्या ऐसे लिख के छोड़ दें? नो, दैट्स नॉट राइट। आपको फ्लक्स दिस यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा। क्यों? पढ़ाया तो नंबर ऑफ लाइंस की तरीके से गया, तो फिर इसमें यूनिट क्यों लिखा जा रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर किसी अलग दिन डाउट के फॉर्म में मैं आपको इसको इस पे अलग से आपको डिटेल बताऊंगा। राइट। नाउ अप टिल हियर लाइक हमने ये बात समझ ली। अब जो ये रिजल्ट हमने अभी तक पढ़ा है, ये जो पढ़ा है, अब आपने ये बात नोटिस किया ना कि इस चार्ज के पोजीशन को कहीं भी रख दो स्फीयर के अंदर, बट इससे कितना फ्लक्स पास होगा, q by epsilon naught। दिस इज व्हाट वी हैव कम टू नो। मैंने ये सब जो चीज इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाई है यहाँ पे, राइट, तो ये किसके दम पे ये सब कुछ पढ़ा है? फैराडे के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट के दम पे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट फैराडे ने डेवलप किया था, और उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद किसी साइंटिस्ट ने फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को जो डेवलप करने वाला बंदा था वो कौन था? वो था गॉस। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाला बंदा क्या था? गॉस। तो गॉस ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और फिर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और मैंने तुमको ये यहाँ पे एग्जांपल अप्लाई करके दिखा दिया। तो ये जब ये इंफॉर्मेशन आ गया, इसी इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो दैट बिकम्स गॉस थ्योरम। तो अब ये गॉस थ्योरम क्या चीज है, अब हम लोग बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं गॉस थ्योरम क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज गॉस थ्योरम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट गॉस थ्योरम।
So this is Gauss theorem. अब क्या चीज है भाई गॉस थ्योरम? So Gauss, according to Gauss, total flux associated with, according to Gauss, total flux associated with closed surface. You see, अभी हम लोगों ने किसके लिए किया? स्फेयर के लिए किया था, ठीक है. According to Gauss, total flux associated with closed surface is 1 by epsilon naught times of enclosed charge. According to Gauss, total flux associated with closed surface is 1 by epsilon naught times of enclosed charge. तो जब enclosed charge की बात करें, मतलब उस surface के अंदर. अब यहाँ closed surface का क्या मतलब है? That could be a cube, cuboid, cylinder, cone, whatever it is, right? तो किसी भी तरीके shell, closed, I mean hollow sphere, solid sphere, कैसे भी बात करो. According to Gauss, total flux associated with closed surface is 1 by epsilon naught times of enclosed charge. मतलब फ्लक्स कितना होगा क्लोज सरफेस से? 1 by epsilon naught times of enclosed charge. Total flux associated with closed surface is 1 is equal to, एक यहाँ से is equal to 1 by epsilon naught times of enclosed charge. तो इसका मतलब ये क्या कह रहा? फाई कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके साथ? किसी क्लोज सरफेस से, एंड वो निकालते कैसे हैं? किसी एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां का ds लिया और वहां का d फाई निकाल लिया और उस d फाई सबको सम करते हैं, यानी कि फाई e इज इक्वल टू e डॉट ds, यानी कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल. इससे हमारा फ्लक्स निकलेगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ q, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज. इसमें मैं एक वर्ड आपको एंटर कर दूंगा थोड़ा सा, ये enclosed net charge, 1 by epsilon naught times of enclosed net charge. यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? q net. So phi is that is Gauss, according to Gauss, कि जो फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस है वो होता क्या है? 1 by epsilon naught times of q net के बराबर होता है. 1 by epsilon naught times of q net. What is q net? This q net is enclosed charge. Somebody can also write like this, 1 by epsilon naught q enclosed और फिर बोला नेट, ऐसे भी लिख सकता है, मतलब वो नेट चार्ज की बात कर रहा है. सो ये दिस वे, यानी कि ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो इसमें चार्ज की बात हो रही है वो इंक्लूड चार्ज. ये गॉस थ्योरम. नाउ ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है. सो हाउ टू प्रूव इट? प्रूफ क्या होगा इसका? व्हाट इज इट्स प्रूफ? क्या प्रूफ हो सकता है? तो अब इसका प्रूफ तो हम लोगों ने एक तरीके से कर रखा है. इफ यू लुक एट दिस, ये मैंने क्या किया? there is a spherical shell of radius r and a charge plus q, unit is placed at its center, find flux passing through sphere. ये आपने क्या कर रखा है? ये पूरा का पूरा लाइक ऐसे करके आपने यहाँ पे जो रिजल्ट निकाल रखा है, ये क्या हुआ? प्रूव ही तो हुआ है. गॉस थ्योरम भी तो प्रूफ किया है. सो टू फाइंड इट्स प्रूफ, आपको इसका प्रूफ निकालना है तो आपको पीछे से जाके निकाल देने की जरूरत है, इसमें आगे से कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो प्रूफ के लिए व्हाट आई सेड, व्हिच पेज नंबर वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट? दिस इज 7, 6, 5 एंड 6. सो तो इसका प्रूफ हमने पीछे पढ़ रखा है ऑन बैक पेजेस 5 and 6. दिस इज व्हाट वी हैव डन इट. तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये हमने पीछे आपको प्रूव करके दिखा रखा है. फिर भी अगर किसी बच्चे को ये लगेगा कि सर इसको हाउ टू राइट इट, तो आपको सिर्फ लैंग्वेज बनाना है. देयर इज अ लाइक, चलो मैं आई विल टेक जस्ट 3 minutes to make you explain. Just a minute. So
look at this. We have proven it just for your sake. How to write this? We consider a plus q charge placed at center of a sphere of radius r. There is a sphere हमने ले लिया radius r का हमने एक sphere ले लिया and उसके center पे plus q charge रख दिया. We have to find flux associated with the sphere. We take a very small planar area ds planar area on surface of a sphere. Sphere के surface पे हमने एक छोटा सा area लिया like ds vector and its magnitude is ds. तो इसका मैग्नीट्यूड ds ले लिया हमने, ds वेक्टर एरिया वेक्टर ले लिया इसके ऊपर. डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस प्लस चार्ज की वजह से इस एरिया के किसी भी पॉइंट पे, इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ds इज अ वेरी स्मॉल एरिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे आउटवर्ड की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और ds वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, क्योंकि चार्ज स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है. तो स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखना मतलब एक सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखना. तो सिमेट्रिकल पोजीशन पे चार्ज रखा हुआ है, इसलिए उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और जो ds वेक्टर का डायरेक्शन होगा क्या होगा, सेम होगा. सो डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट्स ऑफ ds एरिया. ds एरिया के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ds वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, एज शोन ड्यू टू सिमेट्री. सो नाउ d phi इज इक्वल टू e डॉट ds होता है, तो हमने d phi को e ds cos 0 लिखा, e ds लिखा, और फिर हमने phi इज इक्वल टू e डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल लिख दिया, और सरफेस इंटीग्रल करके तो E की वैल्यू क्या होगी, अगर ये Q है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लाइक दिस E वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगा. तो आपने यहाँ पे लिख दिया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ds रख दिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया पीछे की तरीके से, ये रिजल्ट आ गया. सो दिस इज गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका ये प्रूव हो गया. आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई. अब आपको मजेदार बात ये सीखनी है कि अभी हमने देखा कि हमने जो ये रिजल्ट प्रूव किया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर हमने यहाँ ये सीखा कि ये Q का पोजीशन स्फीयर के अंदर कहाँ रखा हुआ है वो बहुत मायने नहीं रखता, फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगी. 1 कूलम से कितना होगा, 1 माइक्रो कूलम से कितना होगा, दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. और स्फीयर के अंदर उस चार्ज की कहाँ पोजीशन रखे उससे ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू. अब अगर ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने. सो नाउ द पॉइंट इज कि क्या स्फीयर के अलावा कोई और होएगा तो क्या आंसर पे फर्क पड़ेगा. लाइक इफ आई आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लाइक फाइंड फ्लक्स, सपोज करो ये क्वेश्चन बन दिया जाए, फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड, फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड with Q, find flux associated with Q, cylinder, दूसरा केस cylinder, third is cuboid. Find flux associated with cube, cylinders, cuboid if charge Q is placed, if charge Q is placed at its center, अगर उसके सेंटर पे रखा हुआ तो at its center, तब आप क्या करेंगे, what you will do it. So it's so simple to understand, right? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. Yes भाई. So now this is the question what we have. ये इसका solution आप देखिए, इसका solution कैसे हम लोग कर रहे हैं, how we are dealing with its solution. तो आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर. तो ये एक सिलेंडर है, आपने इसके सेंटर पे चार्ज Q रख दिया. तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकल के जाएगा, हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर. ठीक है, तो ये प्लस चार्ज सबने रखा. हम क्या करते हैं, इस प्लस चार्ज को एक स्फीयर से अंदर का, मतलब एक छोटे से स्फीयर के अंदर रख देते हैं. तो इससे फ्लक्स कितना निकल के आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स होगा कि यही लाइंस ऑफ फोर्स तो यहाँ से बाहर निकलेंगी ना, यही निकलेंगे. तो इसलिए फ्लक्स की वैल्यू इस छोटे से स्फीयर के सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके वजह से जो स्फीयर से पास करेगा इस पूरे सिलेंडर से भी क्या होगा, सेम होएगा. तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट. विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको डायग्राम लेकर के समझाया है. यहाँ पे प्लस Q चार्ज आपने कहाँ रखा हुआ, इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है. तो इस क्यूब से कितनी फ्लक्स पास करेगी, यू आर इंटरेस्टेड को बताओ कि भैया इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू दिस क्यूब.
इस तरीके से आप इंटरेस्टेड हो कि अगर ये डब्बा बंद कर दिया जाए तो कितना फ्लक्स पास करेगा, यही है ना आपका सवाल। तो इस केस में जो फ्लक्स यहां से, जो फ्लक्स इस चार्ज के आई मीन इस स्फीयर के सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ, उसके वजह से जो इससे फ्लक्स होएगा, उस पूरे डब्बे से भी कितना फ्लक्स पास होएगा, सेम फ्लक्स पास होएगा। इससे भी अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होएगा, सेम, क्योंकि जो इसे निकल के जा रही है वही सबके सब इस डब्बे से निकल के जानी है। सिमिलरली यहाँ भी यही होगा, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम हियर, कि अगर आप चार्ज को एनक्लोज करते हो, चाहे वो एनक्लोज सरफेस कैसा हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, और स्फीयर का केस तो आपने कर ही लिया, तो उस केस में टोटल फ्लक्स जो निकल के आएगा वो हमारे पास, वो कैसा निकल के आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होएगा। और ऐसा नहीं है कि हम इस चार्ज को यहाँ पे रख करके और फिर ई डॉट डी एस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ से निकालें। तो अगर मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, लॉजिकली ये सॉल्व होएगा। तो याद करो मैंने आपको गॉस थ्योरम के बारे में क्या बताया था, कि गॉस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड और डिफिकल्ट केसेस में, डिफिकल्ट सेटअप होएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहां से लॉजिकल कंक्लूजन निकला, पहले एक बेसिक बात पढ़ाई गई कि देखो जी, फ्लक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, फ्लक्स इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने बोला कि ओके, अगर स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रख दिया जाए तो स्फीयर से फ्लक्स कितना निकला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकाल दिया। आपने देखा इस पे आर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपने एक नया क्वेश्चन सेटअप कर दिया, वहां भी आर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ से मतलब निकल गया कि उस चार्ज का पोजीशन उस स्फीयर के अंदर कहाँ रखा हुआ उस पर मैटर नहीं करता, उस स्फीयर से फ्लक्स उतना ही निकलेगा। सो पोजीशन डजंट मैटर, क्योंकि उसकी लाइंस ऑफ फोर्स तो उतनी ही निकलेंगी। यहाँ बल्ब के एग्जांपल से भी मैंने समझा दिया, 1 कूलम के केस में कितना होता है, 1 माइक्रो कूलम के केस में कितना होता है, ये रिजल्ट आपको याद रख लेना चाहिए। और फिर इस तरीके से मैंने ये भी बताया कि फ्लक्स जब भी पूछा जा रहा होगा तो आपको ये यूनिट के साथ लिखना है। डोंट राइट कि अच्छा फ्लक्स तो नंबर ऑफ लाइंस होता है तो 36 पाई इंटू 10 का पावर 3 लाइंस लिख देंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों, इसमें एक डिस्प्यूट है विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन विथ यू। तो हमने इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद इसको फिर क्या किया, गॉस थ्योरम को स्टेट किया। गॉस का लॉजिकल ब्रेन था कि उसने देख लिया कि वो भाई, यहाँ पे देखो कहीं पे भी इस जगह पे स्फेरिकल सरफेस लिखा नहीं, क्या लिखा हो, क्लोज सरफेस, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, वो पिरामिड भी हो सकता है, राइट, वो कोन भी हो सकता है, उस केस में भी रिजल्ट सेम रहेगा। और इस तरीके से उन्होंने ये रिजल्ट प्रूव करके दिखा दी, और इसको मैंने डिराइव करके दिखा दिया आपके लिए, यहाँ पे इस पेज पे डिराइव करके दिखाया। और फिर मैंने आपको यहाँ पे उसको जनरलाइज करके दिखा दिया। आप अगर कोन का केस लेते तब भी क्या होता है, कोन के अंदर कहीं चार्ज रखते तो फिर उसका एक छोटा सा स्फीयर के अंदर, उस स्फीयर के सेंटर पे रख लेते, फिर उससे भी क्या निकलता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे कोन से कितना निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से गॉस थ्योरम का हमने एक जनरल कंसिडरेशन कर लिया। अब हम लोग इसके ऊपर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हमें करना चाहिए। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नाउ। अभी तक हम लोगों ने पीछे, राइट, सो आई एम क्वेश्चन 1, इट वाज क्वेश्चन 1, और इस स्टेटमेंट कह लो, ये क्वेश्चन 2 हो गया हमारे लिए, एंड देन इट वाज क्वेश्चन 3 कह दो हमारे लिए, एंड देन नाउ वी विल टॉक अबाउट, दिस वाज क्वेश्चन 4 कह लो, ये क्वेश्चन 4 कह लो, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं जरा ध्यान से समझना आप। अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्फीयर लो, आप हाफ ऑफ स्फीयर लेना है आपको, पहले आप पूरा स्फीयर बनाए और इस पूरे स्फीयर को बना करके, और आपने इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। आपने इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा, प्लस क्यू रखा, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा, यू सेड दैट यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। एंड नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड, आप ये कह रहे हो कि मैं एक यहाँ पे स्फीयर इस तरीके से डाल दिया और बोला हेलो, इस स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इफ दिस पोर्शन इज 1 एंड दिस पोर्शन इज 2, ये पोर्शन मैंने, यानी कि दिस इज हाफ पोर्शन एंड दिस इज हाफ पोर्शन, तो बताओ इस हाफ पोर्शन से कितना फ्लक्स पास करेगा और इस हाफ से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो अगर इससे निकलने वाला फ्लक्स की बात करेंगे तो यू विल बी सेइंग φ1 की बात करो। सो φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पूरे से निकला तो इस आधे से कितना निकलेगा,
तो उसका 1/2 कर दिया, तो रिजल्ट क्या होगा, q/2 एप्सिलॉन नॉट। सो phi2 की भी वैल्यू क्या होगी बेटा, सो दैट इज अगेन q/एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2, दैट इज q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ गए आप कि इससे लाइन्स ऑफ फोर्स इधर भी निकलेंगी, ऐसे भी निकलती जाएंगी, ये ऐसे भी डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा, हर डायरेक्शन में होगा। तो ये एक स्फीयर को हमने ऐसे करके डिवाइड करके दिखा दिया। अब अगर मैं आपसे फिर कुछ इस तरीके का डायग्राम पूछूं, लेट्स सपोज सी हाउ दिस इज, ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। लेट्स टॉक क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक स्फीयर लिया एंड दिस टाइम वी आर टेकिंग दिस कलर ऑफ स्फीयर, ये हमने स्फीयर लिया। और अब इसके बाद हमने इसके ऊपर दो रिंग ऐसे बना दिए। एक रिंग ये ले लिया आपने, राइट, दिस इज व्हाट यू हैव डन इट। एक रिंग आपने ऐसे ले लिया, और अब एक दूसरा रिंग ले लो। आप बोलो कि मैं एक दूसरा रिंग भी ले रहा हूं इसके ऊपर, एंड यू आर टेकिंग अनदर रिंग लाइक दिस। और अब आप कह रहे हो कि इस स्फीयर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं। इस स्फीयर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं, 4 पार्ट में, लाइक दिस। ये ऐसे, और फिर अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इस स्फीयर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिमेट्री देखने की बात है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4, एंड समबडी इज सेइंग कि भैया इसके सेंटर पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा। क्या रखा चार्ज, हाउ मच चार्ज वी आर टेकिंग हियर, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखी, यहाँ पे सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज। तो बताओ इस पोर्शन से कितना फ्लक्स पास होगा, या 2 से कितना होगा, 3 से कितना होगा, 4 से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो पूरे से तो q/एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, योर आंसर विल बी phi1, मतलब इस पोर्शन से 2 वाले से, 3 से, 4 से, phi1 इज इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू phi3 इज इक्वल टू phi4 इज इक्वल टू सब के सब इज इक्वल टू व्हाट, q/एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/4। ये सिमेट्री का इस्तेमाल समझ गए आप लोग। सो इट इज क्वाइट नाइसली अंडरस्टूड आई होप। नाउ अगर हम और आगे लेके चलें, आपको आगे की कुछ क्वेश्चंस पे लेके चलें। सो नाउ वी आर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? सपोज कर लो कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो हमारे पास, देयर इज राइट, एंड मैं यहां से एक लाइन लेता हूं मैं, दिस इज a very small line I have taken, and let's suppose the color is this, which I draw like this here. This is the right, this is what we have taken, and we bring this size here like this. अब अगर हमने ऐसे कर लिया, अब हमारे से क्वेश्चन ये कहा गया है कि अगर इस जगह पे ये साइड ए का स्क्वायर है, साइड ए का स्क्वायर है, एंड दिस इज इट्स सेंटर, एंड यहां से ये डिस्टेंस a/2 है हमारा, ये डिस्टेंस a/2 है, और इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। Here is a plus q charge at this point. So the question is that कि इस पूरे स्क्वायर से a b c d का जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होएगा। So there is a square face, स्क्वायर के सेंटर से परपेंडिकुलर अपवर्ड a/2 डिस्टेंस पे प्लस q चार्ज रखा हुआ है। So what is flux? What is flux associated with square face? स्क्वायर फेस, ये सवाल है। सो आप वीडियो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो नाउ तो हम लोग इसके इसके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं नाउ। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन दिस
समथिंग लाइक दिस। यही क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि साइड ए पे है और यहाँ से a/2 पे प्लस क्यू चार्ज है। और लुक एट दिस क्वेश्चन हियर। सो इफ आई से दैट कि अगर ये ए का है, लाइक दिस इज ए और यहाँ कहीं पे सेंटर पे a/2 पे, यानी कि यहाँ से a/2 और यहाँ से भी a/2, यहाँ कहीं पे ऐसे, एंड हियर इज द चार्ज। तो अब इसके वजह से फ्लक्स पूछा गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पूछा गया और इस वाले फ्लक्स फेस से पूछा गया। द नेम ऑफ द फेस इज ABCD। तो यू ऑल नो दैट कि अगर इस पूरे क्यूब के सेंटर पे ये चार्ज रखा तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स होएगा, हाउ मच द फ्लक्स विल बी देयर विद दिस होल क्यूब। इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स होएगा, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स आप उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे क्यूब की बात करें, इफ यू टेक दिस काइंड ऑफ कि भाई इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स की उम्मीद करेंगे। सो द फाई दिस क्यूब की बात करें, सो दैट विल बी Q by एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब से कितना होगा, Q by एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना पास होगा, सो फाई ईच फेस कितना हो गया, फाई ईच फेस कितना हो गया, सो दैट इज Q by एप्सिलॉन नॉट। और क्या करोगे, 1/6 कर दोगे। तो हर फेस से 1/6 के करीब करीब 1/6 ऑफ Q by एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। तो हमारा तो इस क्वेश्चन में यही सवाल था ना कि इससे कितना होएगा अगर यहाँ से a/2 पे रखा हुआ, अगर ये a है तो हियर इन दिस क्वेश्चन दिस इज ऑल a और ये सेंटर पे हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये फ्लक्स आएगा। तो हमारे पास 5 हमारे पास आ गया 5 ईच फेस इज इक्वल टू Q by 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नाउ विल डू अनदर क्वेश्चन हियर एंड लुक एट दिस हाउ वी आर गोइंग टू डू। सो वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये एक छोटा सा क्यूब मान लें आप, लाइक दिस, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे that's all. Now the question is number 8. This is question number 8. What is this question number 8 is कि अगर आपको कहा जा रहा है कि इस क्यूब के, ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब, दिस इज क्यूब। तो अगर किसी सरफेस पे, कॉर्नर पे, अगर क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए, एंड नाउ इफ आई आस्क दिस फेस जो नीचे है ABCD फेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर चार्ज क्यू रख दिया गया तो इस ABCD फेस से कितना चार्ज, कितना फ्लक्स पास होएगा। क्वेश्चन है दैट प्लस क्यू चार्ज is placed, plus Q charge is placed at one of the corner of cube, then find flux one of the corner of the cube, which one, ABCD हो गया, इसका नाम आप EFGH रख लें, EFGH रख लें। plus Q charge is placed at one of the corner of the cube at E पे रखा हुआ हमने, right, then flux associated with face ABCD is to be calculated. Suppose कुछ इस तरीके से, plus Q charge is placed at one of the corner of the cube, that is at E, then flux associated with face ABCD is to be calculated. बताइए वो कितना होएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ। तो नाउ दिस इज नॉट एट जैसे कि यहाँ पे दिखा गया था, इस पेज पे दिखा दिया था कि यहाँ पे कहीं पे, इट्स नॉट द सिचुएशन नाउ। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू इट, कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आई विल टेक यू टू दिस अनदर डायग्राम एंड सी हाउ वी आर डूइंग इट। यस बच्चों, तो ये हमारे पास सवाल था कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस ABCD फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, व्हाट वी हैव डन इज
in this particular situation, what we have done is, कि ये देखो A, B, C, D and this is E, F, G, H. Are you finding this? अब मैं अगर इसका like if I try to say that ये क्यूब, look at this, ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका वो क्यूब है जिस क्यूब की हम बात कर रहे हैं. दिस इज योर क्यूब. तो अगर आप इस क्यूब के, ये क्यूब था और इस क्यूब के इस कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज था आपका, और आप पूछ रहे थे कि एबीसीडी से कितना फ्लक्स जाएगा, यही था सवाल ना आपका. तो सोचिए कि इस क्यूब के ठीक ऊपर भी एक क्यूब है, ये वाला, दिस डब्बा, और फिर इस क्यूब के एक इधर भी क्यूब है, जैसा ये ब्लॉक है वैसे एक ब्लॉक उधर है, इसके एक पीछे एक इधर ब्लॉक है. सो इफ आई नेम दिस ब्लॉक क्यूब 1, तो यहाँ पे क्यूब 2 आएगा, एक यहाँ क्यूब 3 आएगा, एक वहाँ क्यूब 4 आएगा, फिर यहाँ क्यूब 5 आएगा, फिर यहाँ क्यूब 6 आएगा, क्यूब 7 आएगा और क्यूब 8 आएगा. यानी ये 8 क्यूब का बन जाएगा. और इस तरीके से अगर क्यूब के साथ एक क्यूब साइड में, मतलब 1 के साथ उधर 4, 1 के साथ इधर 2 और 4 के साथ इधर 3, और फिर उनके ऊपर 5, 6, 7, 8 अगर ऐसे रख दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, 2a साइड का बन जाएगा ना, a और a, दैट इज 2a साइड का बन जाएगा ये क्यूब. तो 2a साइड के क्यूब के सेंटर पे एक तरीके से चार्ज आ गया. वेयर इज द चार्ज? एट सेंटर ऑफ अ क्यूब which is of 2a side. That's okay. Any doubt? No. अब इस पूरे चार्ज के वजह से इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? So that phi is equal to q by epsilon naught. पूरे क्यूब से. ओके फाइन. अब एक फेस से कितना निकलेगा? मतलब ऐसे 2a साइड के 6 फेस होंगे. So 5 through each फेस कितना होगा? 5 each कितना होगा? So that is q by epsilon naught or into 1 by 6. इसने आपने किसके बारे में निकाला? ये किसका फेस है? कोई एक फेस मान लो. और एक फेस में ऐसे कितने मान लिया जाए? इफ यू नेम दिस, कुछ जैसे ये सी डी है, यहाँ कुछ नाम रख दो, जे के, राइट, सी डी जे के, और उधर इस कॉर्नर को आप एल रख दो. तो जो ये वाला फेस है एल सी जे के, इस फेस से कितना हुआ? इतना. और इस फेस में कितने ऐसे एबीसीडी के साइज के कितने हैं? 1, 2, 3, 4. तो इसका मतलब अब जो तुमको 5 ABCD चाहिए था वो कितना आएगा तुम्हारा? सो Q by epsilon naught into 1 by 6 divided by 4, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा. सो 5 ABCD आया कितना आपके पास? सो दिस 5 ABCD is coming out Q by 24 epsilon naught. ये आंसर होगा इस क्वेश्चन. समझ गए बच्चे आप लोग? सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज. लाइक इस क्वेश्चन को भी हमने सिमेट्री के अंदर डाल करके कैसे सॉल्व किया, समझ पा रहे हैं आप? अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. लेट्स सी हियर. We have done question number 8 and now we are talking about question number 9. Look at this here. This is question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या कर रहे हैं? Look at this here. ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास. ये एक रिंग है यहाँ पे, फिर बिल्कुल उसी साइज का एक हमने और रिंग लिया इस जगह पे, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया. लेट्स सपोज अब ये साफ दिख रहा होगा आपको, ये सिलेंडर दिख रहा होगा, दिस इज अ सिलेंडर. और इस सिलेंडर के अंदर हमने यहाँ पे 2 अलग अलग कलर के स्फीयर दिखा दिए. एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर हम ये वाला ले लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस. ऐसे ले लें, राइट. और ये कह दिया कि ये सिलेंडर जो हमारा वो क्लोज कर्व है. दिस इज अ क्लोज कर्व, सिलेंडर का क्लोज कर्व, राइट. नाउ द पॉइंट इज कि अगर सिलेंडर हमारा क्लोज है, राइट, समथिंग लाइक दिस, तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है ये कि अगर द क्वेश्चन इज लाइक कि अगर यहाँ पे चार्ज है
प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। एंड इस वाले सॉलिड सरफेस जो ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इसका नाम हमने रख दिया, दिस इज 1, इसका नाम रखा 2, और ये जो पूरा सिलेंडर है इसका नाम रखा 3। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्लोज सरफेस 1 से phi 1 कितना होगा, क्लोज सरफेस 2 से phi 2 कितना होगा, और क्लोज सिलेंडर से कितना होगा, दैट इज phi 3 से कितना होगा। ये सवाल है, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए इट्स सो सिंपल, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो इस वाले के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है, प्लस क्यू। इसके बाहर के चार्ज से कोई फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, phi 1 कितना होगा, so that phi 1 is equal to q by epsilon naught, बिकॉज ये सिर्फ एनक्लोज चार्ज की बात कर रहा है, बाहर वाले की बात नहीं कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज टू बी टेकन केयर। अब कहा जाए 2 से कितना फ्लक्स होएगा जी, तो phi 2 is equal to minus q by epsilon naught। और 3 से पूछा जाए तो वो क्या कहता है, इस क्लोज सरफेस के लिए ये दोनों के दोनों क्या है, एनक्लोज चार्जेस हैं, तो इन दोनों का एनक्लोजिंग चार्ज टोटल कितना हुआ, 0। सो phi 3 कितना हो गया, आपको आई बात समझ में। सो हियर यू हैव टू टेक केयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस लाइक इस सरफेस की बात करें क्लोज सरफेस का, तो इसका फ्लक्स इसके चार्ज की वजह से है, इस चार्ज की वजह से यहाँ फ्लक्स नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में इसको लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोगों ने इस तरीके से गॉस थ्योरम को समझा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा है। गॉस थ्योरम में ये जो बात आपको बताई जा रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि आपने चार्ज साथ में है यहाँ पे, तो इस चार्ज का फ्लक्स इस पे क्यों नहीं लिया। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो आपको मालूम है कि आप चलो वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन द नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी बेटर। तो आज की क्लास इसके साथ हम लोग खत्म करते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइस, एज ऑलवेज आई से कि आप इसको खुद देखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और तरीके से पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल सॉल्व योर डाउट। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये ध्यान रखना कि गॉस एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल के बाद का ये लेक्चर है। इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग गॉसियन सरफेस क्या होता है, रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, those things we are going to study, and that is very important. That is going to be a little long lecture, so be prepared for that. Thank you very much. God bless you.